गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस के सिलेबस के बारे में चर्चा कर चुके थे। क्या क्या पढ़ना है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसके बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग यूनिट 1 जो टर्निंग है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। टर्निंग का मतलब लेथ मशीन होता है। मतलब आपके सिलेबस में दिया भी है सब टॉपिक 1.1 लिख करके लेथ में आपको डायरेक्ट दिया गया है टेपर टर्निंग का एंगल कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम लोग एंगल कैलकुलेट करने से पहले टेपर टर्निंग होता क्या है, टेपर टर्निंग कैसे बनाया जाता है, इस पे चर्चा करने से पहले हम लोग क्या जानेंगे, लेथ मशीन क्या होता है। और लेथ मशीन से हम लोग डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो कौन कौन सा ऑपरेशन हम लोग लेथ मशीन से परफॉर्म करेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मैं जो आपको आज पढ़ाने वाला हूँ पूरा का पूरा लेथ मशीन के बारे में बताने वाला हूँ कि पूरा लेथ मशीन कैसे काम करता है, क्या होता है लेथ मशीन। तो देखिए सिंपल में हम यदि लेथ मशीन के बारे में बात करें तो लेथ मशीन एक मशीन है जो कि आपके वर्कपीस से मेटल को रिमूव करके डिजायर शेप और साइज प्रोवाइड करता है। यानी कि कोई भी वर्कपीस है, जैसे इसको सपोज कीजिए हमने लिया, इसका डाया यदि हमको कम करना है तो यहां से मेटल को रिमूव करके और डाया को कम करके आप जिस शेप में चाहते हैं उस शेप में वो आपको बना करके और उस साइज में बना करके वो आपको देगा। तो ये आपका लेथ मशीन है। लेथ मशीन का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं, यदि आप लेथ मशीन कहीं भी देखे होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि वर्कपीस आपका रोटेट करता है और टूल जो होता है वो फिक्स होता है, यानी कि स्टेशनरी होता है। तो ये आपका लेथ मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल है। लेथ मशीन कैसे वर्क कर रहा है, जिसमें कि आपका वर्कपीस जो है वो रोटेट करता है और टूल जो है वो आपका फिक्स रहता है। इसके अलावा और जो भी आप मशीन देखते हैं, शेपर मशीन है या प्लेनर मशीन है या मिलिंग मशीन है, वो सब में क्या करता है, कटिंग टूल आपका रोटेट करेगा और वर्कपीस जो होता है फिक्स होता है। लेकिन लेथ मशीन में जस्ट उसका उल्टा है। हम फिर से एक बार दोहरा रहे हैं आपको, लेथ मशीन में क्या करता है कि आपका वर्कपीस रोटेट करता है और आपका टूल जो होता है वो फिक्स होता है। ये आपका लेथ मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल है। लेथ मशीन एक मदर ऑफ मैकेनिकल बोला जाता है या पेरेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंडस्ट्री बोला जाता है। हमने शुरू में आपको बताया था, जब सिलेबस बता रहे थे तो हमने बताया था कि जो आपका मैकेनिकल इंडस्ट्री का जो गार्जियन बोला जाए तो गार्जियन जो होता है वो क्या होता है, लेथ मशीन होता है। बिना लेथ मशीन के कोई भी मैकेनिकल इंडस्ट्री चलना संभव नहीं। तो लेथ मशीन के हम लोग पार्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन सा पार्ट्स होता है, क्या होता है। देखिए आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, फिगर दिख रहा होगा। उस फिगर को देखिए, आप जो डायग्राम देख रहे हैं उस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा होगा, एक सबसे पहले नीचे जो दिख रहा होगा आपको बेड दिख रहा होगा। बेड जो होता है, जो भी आपके लेथ मशीन का कंपोनेंट होता है उस सब कंपोनेंट को सपोर्ट करने का काम करता है। ग्रे कास्ट आयरन का बना हुआ होता है बेड। बेड के ऊपर में आपके जो हैंड है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या लगा हुआ है, हेड स्टॉक रहता है, और राइट हैंड साइड में जो आपका रहता है वो टेल स्टॉक रहता है बेड के ऊपर में। अब आपका जो राइट हैंड साइड पे आपका टेल स्टॉक है, लेफ्ट हैंड साइड पे हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक में आपका लगा हुआ रहता है, बीच में स्पिंडल लगा हुआ रहता है जिसमें कि चक जा करके लगता है। चक डिफरेंट टाइप का होता है, 4जा चक होता है, 2जा चक होता है, 3जा चक होता है। वो आपको यहाँ पे चक नहीं दिखाया गया, सिर्फ स्पिंडल दिखाया गया। बीच में आपका कैरेज होता है। कैरेज के ऊपर, कैरेज जिसको सैडल भी बोलते हैं, नाम लिखा हुआ है। उसके बाद वहां क्रॉस स्लाइड होता है। क्रॉस स्लाइड के ऊपर में आपका कंपाउंड स्लाइड होता है और कंपाउंड स्लाइड के ऊपर में टूल पोस्ट लगा हुआ रहता है जिसमें कि कटिंग टूल लगाया जाता है। ये आप अरेंजमेंट देख रहे हैं। नीचे में आपको 2 रॉड दिख रहा होगा, एक में आपका थ्रेडिंग किया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं लीड स्क्रू, और नीचे जो आपका प्लेन एक रॉड दिख रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं फीड रॉड। तो ये फीड रॉड क्या करता है, आगे पीछे करता है। आपका जो हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक के नीचे में गियर चेंजिंग लीवर लगा हुआ रहता है और गियर का अरेंजमेंट रहता है। उसमें गियर का अरेंजमेंट में आपका जो गियर लगा हुआ रहता है उसको टम्बलर गियर बोलते हैं। 3 गियर का अरेंजमेंट होता है जिसमें कि आपको जो स्पिंडल है, स्पिंडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और आपका न्यूट्रल पोजीशन में भी ले आएगा। तो ये आपका करता है। तो ये हम लोग कंपाउंड स्लाइड को या कैरेज को आपको मूव करवा सकते हैं आगे पीछे और इस डायरेक्शन में भी, लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में भी। और आपका
आगे पीछे भी कर सकते हैं उसको, जिसके कारण हम लोग डेप्थ ऑफ कट अलग अलग जॉब पे देते हैं। अब ये आपका कंप्लीट अरेंजमेंट रहा। आप फिगर से समझ रहे हैं कौन कौन सा पार्ट्स है, कैसे लगा हुआ है, ये आपको इजीली समझने में आसान होता है कि इसलिए फिगर दिखाया गया है। उसके बाद अभी हम लोग थियोरेटिकल बात कर लेते हैं। लेथ मशीन का डिफिनेशन आपको लिखवा देते हैं, प्रिंसिपल लिखवा देते हैं, उसके बाद सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है लेथ के बारे में कि लेथ इज ए मशीन विच रिमूव्स द मेटल फ्रॉम ए वर्कपीस टू द रिक्वायर्ड शेप एंड साइज। मतलब हमने क्या बताया था कि लेथ एक मशीन है जो आपके वर्कपीस से मेटल को रिमूव करके रिक्वायर्ड शेप एंड साइज प्रोवाइड करता है। मतलब जैसा आपको रिक्वायरमेंट है, जैसा आपको शेप और साइज रिक्वायरमेंट है, उस शेप और साइज को कैसे प्रोवाइड करता है, तो वर्कपीस से मेटल को रिमूव करके, मेटल को कट करके रिमूव करता है और डिजायर शेप और साइज में, यानी कि रिक्वायर्ड शेप और साइज में वो आपको प्रोवाइड करता है, देता है। लेथ ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए रोटेटिंग वर्कपीस एंड ए फिक्स कटिंग टूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेथ मशीन जो होता है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो आपको क्या बताना है कि वर्कपीस जो है वो रोटेट करता है और टूल जो होता है वो फिक्स होता है, यानी कि स्टेशनरी होता है। तो रोटेटिंग वर्कपीस एंड फिक्स कटिंग टूल, कटिंग टूल जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। कटिंग टूल यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, इसको आगे हम लोग को पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि द कटिंग टूल इज फीड इनटू द वर्कपीस, कटिंग टूल इज फीड इनटू द वर्कपीस व्हिच रोटेट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस काउजिंग द वर्कपीस टू बी फॉर्म टू द डिजायर शेप। मतलब एक ये कह रहा है कि हम जब आपके टूल को फीड देते हैं, फीड क्या होता है वो आप नहीं समझ पा रहे होंगे अभी। जब वर्कपीस रोटेट कर रहा है और रोटेट करने पर एक रोटेशन में आपका जो टूल है वो कितना राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीड बोलते हैं। यदि 1 mm आगे बढ़ रहा है टूल एक रोटेशन में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 mm का फीड है। तो ये फीड होता है। और फीड क्या होता है, मतलब आप एक रोटेशन में, वर्कपीस के एक रोटेशन में टूल आपका कितना लेफ्ट या राइट में मूव कर रहा है, उसको हम लोग फीड बोलेंगे। तो उसको कह रहा है कि आपके कटिंग टूल का फीड जो है वो वर्कपीस में दे करके आपका जो वर्कपीस है वो रोटेट कर रहा है ऑन एक्सिस के अबाउट, अपने एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा है। और ये जब एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा है और वर्कपीस में आप लोग फीड दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, आपके वर्कपीस को डिजायर शेप और डिजायर साइज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ये आपका सिंपल सा लेथ मशीन के बारे में थ्योरी है। इसके बाद इसके कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। तो कंपोनेंट हम लोग ऑलरेडी फिगर में देख चुके हैं। बेड होता है जो सारे अरेंजमेंट को सपोर्ट करने का काम करता है। बेड के आपका एक साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपका हेड स्टॉक होता है और राइट हैंड साइड पे आपका टेल स्टॉक होता है, जो अभी हमने फिगर में इससे पहले देखा था। उसके बाद क्या रहता है, बीच में आपका कैरेज होता है, कैरेज के ऊपर में स्लाइड क्रॉस होता है, स्लाइड क्रॉस के ऊपर में आपका कंपाउंड स्लाइड होता है और कंपाउंड स्लाइड के ऊपर में आपका टूल पोस्ट लगा हुआ रहता है। तो ये आपका कंप्लीट अरेंजमेंट है। उस सारे कंपोनेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा कंपोनेंट है और वो किस मेटल का बना हुआ रहता है, किस मटेरियल का बना हुआ रहता है और उसका क्या काम है। तो ये हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑपरेशन देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले बेड के बारे में, बेड क्या होता है। देखिए बेड, ये लेथ कंपोनेंट है। लेथ कंपोनेंट में हम लोग सबसे पहले बेड के बारे में बात करेंगे। बेड आप देख चुके थे कहाँ पे होता है। बेड आपका बेसिक चीज है, बेस कंपोनेंट होता है, जिसके ऊपर की लेथ मशीन का और जो भी कंपोनेंट है वो सब माउंटेड होता है, सब लगा हुआ रहता है, सपोर्ट करता है। लिखा हुआ है कि द लेथ बेड फॉर्म द बेस ऑफ द मशीन, मशीन के बेस फॉर्म करता है। बेड सपोर्ट ऑल मेजर कंपोनेंट, ऑल मेजर कंपोनेंट में क्या क्या आ जाएगा, हेड स्टॉक आ जाएगा, टेल स्टॉक आ जाएगा, कैरेज है, कंपाउंड स्लाइड, क्रॉस स्लाइड, टूल पोस्ट, ये सब को जो है वो आपका सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, तो बेड प्रोवाइड करता है। लिखा हुआ है बेड सपोर्ट ऑल मेजर कंपोनेंट, जितना भी मेजर कंपोनेंट है सबको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, बेड करता है। द बेड मटेरियल शुड हैव हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए, शुड बी बियर रेजिस्टेंस होना चाहिए एंड एब्जॉर्ब वाइब्रेशन। मतलब आप जो मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हैं बेड बनाने के लिए, उस मटेरियल के पास 3 गुण होना चाहिए। वो कौन कौन सा होना चाहिए, उसका स्ट्रेंथ जो होना चाहिए हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। बियर रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब वो ऐसा नहीं कि मटेरियल जल्दी जल्दी घिस जाए, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। बियर को रेजिस्ट करने वाला मटेरियल होना चाहिए।
और वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करे। वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करे मतलब आपका यदि वाइब्रेट कर रहा है मशीन तो वो ऑब्जर्व कर ले, मैक्सिमम चीजों को आगे ट्रांसफर ना करे। तो ये आपका मटेरियल के पास प्रॉपर्टी होना चाहिए, गुण होना चाहिए। उसी मटेरियल को हम लोग सिलेक्ट करते हैं लेथ मशीन का बेड बनाने के लिए, या कोई भी मशीन का आप बेड जनरली बात करिएगा तो जो भी मशीन आप देखते हैं उसका बेड जो बना होता है वो इसी प्रॉपर्टी को लेकर के बेड बनाया जाता है। और इस प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा जो होता है वो आपका ग्रे कास्ट आयरन का जनरली जो है बेड बनाया हो जाता है, जो सुटेबल फॉर लेथ बेड होता है। मतलब आपके लेथ बेड के लिए सुटेबल कौन सा होता है, तो ग्रे कास्ट आयरन, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कास्ट आयरन का एलॉय विथ निकेल एंड क्रोमियम। मतलब आपका निकेल और क्रोमियम और कास्ट आयरन एलॉय को मिला करके भी बेड बनाया जाता है। तो ये मटेरियल यदि आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि लेथ के बेड का मटेरियल कौन सा होता है, तो आपके ऑप्शन में ग्रे कास्ट आयरन है तो ग्रे कास्ट आयरन मारिएगा। यदि आपके ऑप्शन में ग्रे कास्ट आयरन नहीं देकर के कास्ट आयरन एंड इट्स एलॉय लिखा है तो वो ऑप्शन को भी हम लोग को टच करना पड़ेगा। तो ये होता है। आपको यदि इसमें से और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि आपके पास मटेरियल जो बेड का होना चाहिए उसके पास कैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए कि बियर रेजिस्टेंस होना चाहिए, ऑब्जर्व वाइब्रेशन होना चाहिए, कि ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए। तो वहां पे हम लोग ऑल ऑफ द एबव को टच करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि आपका बेड जो होना चाहिए वो कैसा बना हुआ होना चाहिए। तो यहाँ से अब बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपसे क्लियर होते जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको बेनिफिशियल रहेगा आपके सेमेस्टर एग्जाम और आगे जो आप कंपटीशन फेस कीजिएगा उसमें भी आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा। तो उसके लिए भी तैयार होते चलना है। तो ये आपका हो गया। दूसरा हम लोग हेड स्टॉक। हेड स्टॉक हम लोग देख चुके थे कि आपके बेड के लेफ्ट हैंड साइड पे हेड स्टॉक लगा हुआ था। हेड स्टॉक जो है क्या करता है, होल्ड द जा फॉर द वर्कपीस। जा को होल्ड करता है। जा जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, वो एसोसीरीज है, तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। वो आपका क्या है, टू जा चक हो सकता है, 4 जा चक हो सकता है, 3 जा चक हो सकता है, मैग्नेटिक चक हो सकता है। तो ये जो जा है उसके बारे में हम लोग को, जा जो है वो होल्ड करेगा वर्कपीस को और सप्लाई करेगा पावर टू द जा में आपका पावर सप्लाई करेगा एंड हैज वेरियस ड्राइव स्पीड। उसका ड्राइव स्पीड हमने बोला था कि आपका जो हेड स्टॉक होता है, हेड स्टॉक के नीचे में आपका गियर का अरेंजमेंट लगा हुआ रहता है। वो गियर क्या करता है कि आपका डिफरेंट गियर स्पीड, गियर रेशियो प्रोवाइड करता है। स्पीड प्रोवाइड करने के लिए जनरली हम लोग आपका स्टेप पुल्ली का व्यवस्था करते हैं, उसमें स्टेप पुली लगा हुआ रहता है। उसको हम लोग देखेंगे स्टेप पुली कैसे काम करता है। ऐसे आप पढ़ चुके हैं स्टेप पुली क्या होता है पिछले सेमेस्टर में। तो स्टेप पुली जो होता है वो क्या करता है, आपका ट्रांसफर करता है डिफरेंट स्पीड रेशियो में आपके स्पीड को प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो 3 गियर का अरेंजमेंट लगा हुआ रहता है उसको हम लोग टम्बलर गियर बोलते हैं। टम्बलर गियर का काम क्या है कि आपका जो स्पिंडल रोटेट कर रहा है उसको 3 डायरेक्शन में रोटेट करेगा। एक आपका या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या आपका न्यूट्रल पोजीशन में रखेगा। तो ये आपका कहां से होता है, तो आपका जो लीवर लगा हुआ था जहां पे कि आप चेंज कर सकते हैं गियर को, तो गियर का चेंजिंग के लिए लीवर लगा हुआ है, उस लीवर से हम चेंज कर सकते हैं। ये आपका हेड स्टॉक का काम है। उसके बाद हम लोग टेल स्टॉक को देख लेते हैं। देखिए टेल स्टॉक क्या होता है। देखिए टेल स्टॉक है। टेल स्टॉक आप जानते हैं कि जो आपका बेड था, बेड के राइट हैंड साइड पे टेल स्टॉक लगा हुआ था। तो पहला लाइन जो लिखा हुआ है टेल स्टॉक के बारे में कि द टेल स्टॉक इज लोकेटेड ऑन द राइट हैंड एंड ऑफ द बेड। आपके बेड के राइट हैंड एंड पे टेल स्टॉक लगा हुआ रहता है। दिस हैज 2 मेन यूज। इसका 2 मुख्य काम है। क्या है, इट सपोर्ट द अदर एंड ऑफ द वर्कपीस when it is being machine between center। मतलब आपसे बोल रहा है कि यदि आपका वर्कपीस बहुत लंबा है तो दूसरे एंड पर सपोर्ट करने के लिए हम लोग टेल स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है इट होल्ड ए टूल फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन सच एज ड्रिलिंग, बोरिंग, रिमिंग, टैपिंग etc। मतलब आपसे ये बोल रहा है कि यदि हमको कुछ ऑपरेशन करना है, कुछ ऑपरेशन में कौन कौन सा ऑपरेशन, ड्रिलिंग कर रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं, रिमिंग कर रहे हैं, टैपिंग कर रहे हैं, तो आपका जो टूल लगेगा, टूल को होल्ड करवाया जाएगा। वो कहां करवाया जाएगा, आपके टेल स्टॉक में करवाया जाएगा। कौन कौन से ऑपरेशन में, इसको याद रखना है। मतलब आपका जो होल से रिलेटेड ऑपरेशन होता है, आप ड्रिलिंग समझते हैं, बोरिंग समझते हैं, समझते हैं और टेपिंग समझते हैं। तो ये सब जो ऑपरेशन हम लोग करेंगे, तो जो आपका टूल पोस्ट में टूल लग रहा था वो टूल पोस्ट में टूल नहीं लगाया जाएगा। कहां पे लगाया जाएगा, टेल स्टॉक में लगाया जाएगा। तो टेल स्टॉक में टूल को भी होल्ड किया जाता है कुछ ऑपरेशन के लिए,
और दूसरा काम क्या है, पहला काम क्या हम लोग जानते हैं कि दूसरे एंड पर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए टेल स्टॉक का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए आप इसको यदि नहीं जानते हैं तो समझिए ड्रिलिंग क्या होता है, कोई भी हम लोग का वर्कपीस है उस वर्कपीस में होल करना क्या कहलाता है, ड्रिलिंग कराता है। उस होल के डाया को इनलार्ज करना बोरिंग कहलाता है। एक बार होल किए, पहले सरफेस फिनिश है उस पे होल किए, होल करना क्या कहलाएगा, ड्रिलिंग कराएगा। अब उस होल के डाया को इनलार्ज किए, मतलब डायामीटर उस होल का छोटा था, उस छोटा होल को बड़ा किए डाया को, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बोरिंग कहेंगे। और उसके होल के सरफेस को फिनिश करना क्या कहलाएगा, रिमिंग कहलाता है। होल के सरफेस को फिनिश करना क्या कहलाता है, रिमिंग कहलाता है। अब होल के सरफेस पे इंटरनल थ्रेड बनाने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, टैपिंग कहते हैं। तो ये सब प्रोसेस जो होता है उसमें टूल को कहां पे लगाया जाता है, आपके टेल स्टॉक में टूल को होल्ड करवाया जाता है। आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि ड्रिलिंग करने के लिए, ऑब्जेक्टिव सवाल की बात कर रहे हैं, ड्रिलिंग करने के लिए टूल को होल्ड करवाया जाता है। आपको ऑप्शन देगा क्या, टूल पोस्ट, चक, टेल स्टॉक, नन ऑफ दीज। आपको लगेगा कि टेल स्टॉक आप कभी सोच नहीं पाइएगा यदि नहीं जानते हैं तो, लेकिन इसमें से कोई भी ऑपरेशन के बारे में बोलता है और बोलता है कि इसमें से टूल कहां पे होल्ड करवाया जाएगा, तो आपको क्या जवाब देना है, टेल स्टॉक में होल्ड होगा। ऐसे जनरली हम लोग जानते हैं कि टूल पोस्ट में टूल लगता है और बड़ा खुशी खुशी टूल पोस्ट को टिक आउट करके आ जाते हैं कि टूल पोस्ट मेरा सही जवाब है, लेकिन वहां पे आपका जवाब क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इस चीज को हम लोग को समझना है यहाँ पे। तो आप समझ गए टेल स्टॉक क्या करता है। टेल स्टॉक राइट हैंड साइड पे लगा हुआ होता है। एक बार समरी बता दे रहा हूं, राइट हैंड साइड के एंड पे आपका क्या लगा हुआ रहता है, टेल स्टॉक लगा हुआ रहता है। दूसरी बात, उसका दो मुख्य काम है। दो मुख्य काम में क्या होता है, पहला काम जो है कि यदि बहुत लंबा जॉब है, बहुत लंबा वर्कपीस है, तो दूसरे एंड पर भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ता है और उस जो दूसरे एंड पर सपोर्ट करता है वो टेल स्टॉक आपका सपोर्ट करता है। दूसरा कि कुछ ऑपरेशन है जिसमें बोरिंग, ड्रिलिंग, रिमिंग और टेपिंग वगैरह आता है, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करते समय जो टूल लगाया जाता है वो आपके टेल स्टॉक में लगाया जाता है। तो ये आपका बेसिक टेल स्टॉक के बारे में जान गए। उसके बाद कैरिज और हम लोग साइड, कैरिज और कंपाउंड स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के बारे में जानते हैं। तो देखिए आगे आप कैरिज के बारे में देखिए, कैरिज है, द कैरिज ऑफ ए लेथ हैज सेवरल पार्ट्स दैट सर्व टू सपोर्ट, मूव एंड कंट्रोल द कटिंग टूल। जो आपका कैरिज होता है, कैरिज के ऊपर में ही क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड लगा हुआ रहता है, टूल पोस्ट लगा हुआ रहता है। तो ये क्या करता है कि सेवरल पार्ट्स को सपोर्ट कर रहा है, जिसमें कि आपको मूव करना, कंट्रोल करना, कटिंग टूल को सपोर्ट, मूव और कंट्रोल करता है। इट कंसिस्ट ऑफ द फ्लोविंग पार्ट। इसमें क्या क्या पार्ट्स होता है, सैडल होता है, क्रॉस स्लाइड होता है, कंपाउंड स्लाइड होता है, टूल पोस्ट होता है, एप्रॉन होता है। ये सब चीजें लगा हुआ रहता है, सब छोटा छोटा पार्ट है। आप देखें ड्राइंग में देखे थे कंपाउंड स्लाइड कैसा होता है। आप यदि नहीं देखे हैं तो वीडियो को पीछे करके आप उसको ड्राइंग को देखिए एक बार। कंपाउंड स्लाइड क्या होता है, एक सिंपल सा आपका रखा हुआ रहता है जिसपे कि स्लाइड करवाते हैं हम लोग। कंपाउंड स्लाइड से आगे पीछे लेफ्ट साइड होता है, मतलब हेड स्टॉक टेल स्टॉक की तरफ, और क्रॉस स्लाइड जो लगा हुआ रहता है उससे हम लोग आगे पीछे इस डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। और आपका टूल पोस्ट है जिसमें कि टूल को होल्ड किया जाता है। एप्रॉन है जो कि आपका बना हुआ रहता है, एक बे बना हुआ रहता है जिसके सहारे वो मूव करता है। तो ये आपका होता है। दूसरा आप टूल पोस्ट, अगला कंपोनेंट देखिए। टूल पोस्ट क्या होता है वो आप जानते हैं, टूल को होल्ड करने का डिवाइस होता है। इट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर में होता है। टू होल्ड द टूल, टूल को होल्ड करता है। एंड टू बी एबल टू बी एडजस्टेड टू ए कन्वीनियंट वर्किंग पोजीशन। और वो क्या करता है, आपका टूल पोस्ट को मूव करवा के हम लोग कन्वीनियंट वर्कपीस का जो वर्क का आपका कन्वीनियंट प्लेस है, कन्वीनियंट पोजीशन है, वहां पे उसको मूव करवा के टूल को हम लोग ले जा सकते हैं। तो ये आपके टूल पोस्ट के बारे में समझ गए आप क्या होता है, कैरिज क्या होता है जान गए। अब एक और कंपोनेंट बचा हुआ है जो कि मुख्य रूप से हम लोग जानना चाहेंगे उसके बारे में, लीड स्क्रू के बारे में। तो देखते हैं लीड स्क्रू क्या होता है। देखिए लीड स्क्रू, देखिए लीड स्क्रू है। इट इज ए लॉन्ग थ्रेडेड शाफ्ट। एक आप देखे थे कि लॉन्ग थ्रेडेड शाफ्ट होता है जो कि आपका नीचे लगा हुआ था बेड के नीचे, बेड के बगल में। तो ये होता है ये मास्टर स्क्रू एंड इज ब्राउट इनटू ऑपरेशन ओनली व्हेन थ्रेडेड हैव टू बी कट। मतलब इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप थ्रेड कट कर रहे हो
जब आप थ्रेडिंग कर रहे होंगे, मतलब आप एक्सटर्नल थ्रेड काट रहे होंगे किसी भी शाफ्ट में या किसी भी आपका रॉड है उसमें आप थ्रेडिंग कर रहे हैं, तो उस समय आप लीड स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है। इन अदर टाइम्स द लीड स्क्रू इज डिसएंगेज फ्रॉम द गियर बॉक्स से उसको क्या किया जाता है, डिसएंगेज कर दिया जाता है। एंड द रिमेन स्टेशनरी, और वो क्या रहता है, स्टेशनरी रहता है, रुका हुआ रहता है। बट दिस मे बी यूज टू प्रोवाइड मोशन फॉर टर्निंग, बोरिंग एटीसी। मतलब आप टर्निंग, बोरिंग और भी ऑपरेशन, टर्निंग, बोरिंग और आपका ड्रिलिंग कर रहे हैं, रिमिंग कर रहे हैं, तो उस समय आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं। और बाकी समय जो होता है वो क्या होता है, स्टेशनरी होता है। तो ये आपका लीड स्क्रू है। यानी कि हम लोग कंपोनेंट के बारे में जान चुके, मुख्य रूप से लेथ मशीन का कौन कौन सा कंपोनेंट होता है और कैसे काम करता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। अभी अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलते हैं, जिसमें हम लोग एसओ सीरीज के बारे में बात करेंगे। एसओ सीरीज में आपका चक आएगा, फेस प्लेट आएगा, एंगल प्लेट आएगा। तो ये सब जो होता है, ये सब कंपोनेंट और एसओ सीरीज में क्या अंतर है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि एसओ सीरीज किसको कहेंगे, कंपोनेंट किसको कहेंगे। क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है, इनमें से कौन सा एसओ सीरीज है, और आपको कंपोनेंट का 3 नाम देगा और एक नाम आपको एसओ सीरीज का दे देगा। तो वहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एसओ सीरीज कैसे चूज करें, ये तो लेथ मशीन का ही सब पार्ट्स था। क्योंकि आप नाम सबका सुना हुआ रहेगा, आपको यदि चक बोला जाएगा तो आप समझ रहे हैं कि चक भी लेथ मशीन में यूज होता है, लेकिन वो आपका एसओ सीरीज है। कैसे एसओ सीरीज है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम बताएंगे उसको अगले क्लास में। तब तक आप इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।